बच्चों, मेरा नाम विजय सिंह है। मैंने बीएससी बीएड रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी से किया है। जो मध्य प्रदेश में किताबें पढ़ी जा रही हैं वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसरों के द्वारा बनाई गई हैं। पूरे भारत में इन किताबों का प्रचलन है। इवन मॉस्को, नेपाल, तेहरान में इन किताबों को पढ़ाया जाता है। ये किताबें सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं। मध्य प्रदेश का 22 फरवरी को गणित का पेपर है। बच्चे गणित जैसे विषय में काफ़ी डरते हैं, लेकिन गणित में डरना नहीं चाहिए। गणित एक सबसे सरल विषय हो जाता है यदि हम सामान्य सूत्रों के द्वारा गणित को पढ़ें और गणित में रुचि लेकर हम अपनी पढ़ाई करें। तब ये बहुत सिंपल और सरल गतिविधियों के माध्यम से एनसीईआरटी किताब को पढ़ा जाता है। अगर हम गतिविधियां करते हैं तभी एनसीईआरटी किताब हमको समझ में आती है। और कोई बच्चा भारी भरकम कोर्स को ना पढ़े, क्योंकि आपका परीक्षा का टाइम कम रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक कारण वाले क्वेश्चंस को पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स कि आपको जनरल फॉर्मूले इनके याद होना चाहिए। मतलब उनके सूत्र अगर आपको याद होंगे तो उनके द्वारा आप हजारों सवालों को कर सकते हैं। जैसे मैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की बात करता हूँ। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, क्या कहलाती वास्तविक संख्या? जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, ऋण 1, करणी 2, करणी 5, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में एचसीएफ, एलसीएम के सवाल आते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश भी आना चाहिए। जो हिंदी मीडियम में बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको हिंदी भी आना चाहिए। एचसीएफ और इंग्लिश भी मालूम होना चाहिए। जैसे एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और दूसरी विधि हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम यदि 2 संख्याएं हमको दी गई, 2 पूर्णांक दिए गए हैं ए और बी, तो उसकी सहायता से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इसमें हमें बड़ा डर के नहीं करना है। 2 चीज़ों को याद रखना है। हम अभाज्य गुणनखंड याद रखें या हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को याद रखें। जैसे आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड अगर आपको मालूम करना है तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिसमें उस संख्या का स्वयं का भाग चला जाए, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी संख्या 9 है, ये हमारी भाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। जैसे आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारी सभी अभाज्य संख्या स्वयं की संख्या से भाग चला जाता है। आप लोगों को एचसीएफ निकालना है अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड निकालना पड़ेगा और उसमें हम उभयनिष्ठ को निकालते हैं, वो हमारा एचसीएफ निकल आता है। और एलसीएम हमें निकालना है तो उसमें उभयनिष्ठ जो होता है उसको निकाल लेते हैं और जितनी संख्याएं बचती हैं उनका गुणा कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। एलसीएम का पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और इनके द्वारा हम सवालों को सरल कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में 2 पूर्णांक ए और बी होते हैं और इसमें आपको पता है कि इसमें यदि हमारे 2 पूर्णांक है तो भाज्य मालूम होना चाहिए, भाजक मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोग पता है कि भाग में सबसे बड़ा भाज्य होता है और भाजक पता चल जाता है उसमें कि ये भाज्य या भाजक है, ऐसा आप पता कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 छोटा है बराबर है आर से और आर छोटा है बी से और बी हमारा सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा भाज्य है,
बी हमारा भाजक है, आर को हम शेषफल कहते हैं और क्यू को हम भागफल कहते हैं। इनके द्वारा हम सवालों को हल कर सकते हैं। कोई घबराने डरने की बात नहीं है। गणित एक सरल विषय है। गणित में 100 मार्क्स भी बच्चों के आते हैं। अब मैं अध्याय 2 की बात करता हूं। अध्याय 2 बहुपद। बहुपद हम किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी हमारा, जैसे कोई चर है, चर में यदि हम करनी लगा देते हैं तो हमारा ये पूर्णांक को नहीं बताता है, पूर्ण संख्या को नहीं बता रहा है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद में आपको ये देखना है कि कहीं चर में करणी चिन्ह तो नहीं लगा है, तो वो हमारा बहुपद नहीं है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हम पहले हमें ये द्विघात बहुपद मालूम होना चाहिए। इसका हमें व्यापक रूप मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तुम लोगों को बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम इसमें, जैसे मुझे मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बहुपद दिया गया है जिसमें जैसे रैखिक बहुपद दिया गया है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। अब ये पता होना चाहिए कि चर की अधिकतम घात 1 होगी तो वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। इनके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस बी। ए और बी हमारी यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। ऋण 2 भी हमारा ए हो सकता है, ऋण 3 भी हो सकता है, करणी 5 भी हो सकता है। ए और बी में हमारा 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये सब हमारी वास्तविक संख्या होती है और इसमें चर की घात कभी 1 बताई नहीं जाती है। ओनली x लिखा होता है, y लिखा होता है, z लिखा होता है। हमारे सब रैखिक बहुपद है जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो। द्विघात बहुपद, अच्छा रैखिक बहुपद शून्य कितने हो सकते हैं? 1 होता है। द्विघात बहुपद पे शून्य कितने होते हैं? 2 शून्य होते हैं। त्रिघात बहुपद पे शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि हम ग्राफ के द्वारा शून्य ज्ञात करें तो हम किस तरह करेंगे, उसमें क्या वक्र टाइप का दिया जाएगा और वक्र में हमारा y बराबर px, क्योंकि हमें px का मान ज्ञात करना है। px क्या होगा? px माने ये हमारा, आप लोगों को पता है कि हमारे दो रेखाएं हम खींचते हैं और दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक x अक्ष होता है जो हमारा सीधी रेखा में होता है, जो हमारा सीधी रेखा में होता है उसे x अक्ष कहते हैं। जो हमारी खड़ी रेखा में होता है उसे y अक्ष कहते हैं। तो हमारे x अक्ष पर जितने बिंदु काटेगा वो उसके शून्य कहलाते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा कोई बहुपद दिया गया है x² + 2x + 5, इसमें हमें शून्यक निकालना है। सबको पता होना चाहिए कि इसमें शून्यक तो हमारे 2 ही होंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। और एक विदित आप लोगों को ये होना चाहिए कि इसमें हम जो शून्यक निकालेंगे तो हमारे 2 शून्यक आएंगे और इसमें हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। हमारा प्रथम पद दिया होगा, मध्य पद दिया होगा और तृतीय पद, अचर पद कहते हैं उसको। अचर पद, अचर आपको चर और अचर, चर हमारे जो हमारे अज्ञात राशियां होती है वो चर कहलाते हैं और ज्ञात राशि हमारे अचर कहलाते हैं। चर आप ये पता करो कि चर हम कैसे ज्ञात करेंगे, चर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हमें मध्य पद को खंड में भाग में विभाजित करना पड़ेगा। तो हमारे चर का मान भी हमें बीच में हम कर लेंगे, फिर इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारा x किसी भी रूप में चर होता है, x या y z और t में होगा तो हम दो चर के मान ज्ञात कर सकते हैं, 2 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस शून्यकों के लिए है। इसके बाद सवाल होता है कि यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है तो आप लोगों को ये पता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिखेंगे कितना हमारा मान दिया और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे। अब सूत्र इसमें क्या होता है, x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रख के हम बहुपद, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। हमारा इतना पोर्शन इसमें आ रहा है। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इससे हजारों सवाल हमारे बन सकते हैं, हजारों सवाल हम बना सकते हैं क्योंकि हमें हमें उनका व्यापक रूप में रख के हम हजारों सवाल बना सकते हैं, किताब बना सकते हैं।
जैसे व्यापक रूप आपका होता है ax प्लस bi प्लस c बराबर 0, जहाँ पर abc क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, x और y चर हैं। रैखिक दो चर वाले, दो चर हमारे x y है और रैखिक माने इन पे अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा व्यापक रूप होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। अब बात आता है कि आपको विधियां मालूम होना चाहिए, जैसे विलोपन विधि आपको पता होना चाहिए। विलोपन विधि से हम x और y के मान कैसे ज्ञात करें। जैसे सपोज आपको दो सवाल दिए गए हैं कि 2 सेब और 3 संतरे का मूल्य 1300 रुपया है। इसके बाद 1 महीने बाद 2 संतरे और 3 सेब का मूल्य 3900 रुपये है। तो इसको आप x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब आपका चर बराबर नहीं है तो हमें चर बराबर इसमें करना पड़ते हैं और x y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है दूसरा कि हमें प्रतिस्थापन विधि से x y के मान कैसे ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है तो उनमें से हमें तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है। 3 समीकरण हमने बना लिए, फिर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से जिस समय उसको हम दूसरे समीकरण में रखते हैं तो वो हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है। इसके बाद हम मान रख के x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन माने किसी को किसी स्थान से हटाना या स्थान का परिवर्तन करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। इसके बाद सवाल आता है कि आप लोगों को पता है कि हमारा संगत और असंगत किसे कहते हैं। संगत माने जो हमारे अद्वितीय हल है और अनेक हल है तो उसे वो संगत में आएगा, और कोई भी हल नहीं वो असंगत में आएगा। बीजगणितीय निरूपण हमको करना है। जैसे मैंने कहा कि अद्वितीय हल है, उसके लिए सूत्र क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। इसके बाद दूसरा है निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो रेखाएं कौन सी होंगी, ये हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का सूत्र है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसके बाद अनेक हल हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं अनेक हल हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप है। इसके बाद अगर आपका आता है इसमें कि आप लोग ये बताइए कि अद्वितीय हल है तो उसके लिए p का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग अद्वितीय का लगा देंगे क्योंकि हमें दो समीकरण की तुलना इसमें करना है। व्यापक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हमने बताया आपको, तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसके बाद अध्याय 4 में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, आप लोगों को पता है कि यदि हम, जैसे मैंने बताया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, उसमें मैंने बताया था ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अब अगर हमारा ये सूत्र है तो इसके बराबर हम 0 लिख देते तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसका व्यापक रूप होगा ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हमारा आता है कि द्विघात समीकरण हम कैसे पता करें। द्विघात समीकरण हम व्यापक रूप से पता कर लेते हैं। अब हमारा व्यापक रूप, जैसे हमारा कहीं गुणा का है, गुणनखंड है, तो उनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि इसमें अधिकतम घात चर की 2 है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा हमारा है कि हम
द्विघात गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। जैसे आप बहुपद में हल करते हो वैसे आपको इसमें हल करना है, कोई वो नहीं है, ओनली बराबर जीरो लिखना है। तो हम इसको भी हल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद सवाल कोई आता है, जैसे कोई संख्या वाला सवाल आ रहा है, शब्दों वाला सवाल आ रहा है, जैसे दो संख्याओं का योग 27 है, तो बताइए पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, 27 है, बताइए क्या होगा। जैसे मैंने लिखा पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी, क्योंकि दो संख्याओं का योग हमारा 27 है तो दूसरी संख्या में मालूम हो जाएगी कि पहली संख्या x है और 27 को में से x घटा दें दूसरी संख्या आ जाएगी। अब एक इसका गुणनफल हमारा 184 है तो इसका गुणनफल कर देंगे x गुणे और 27 माइनस x को बराबर लिख देंगे और इसके बाद हम द्विघात समीकरण को बना लेंगे। जैसे पता है कि दो क्रमांकित संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, इन संख्याओं में वर्ग करेंगे, क्रमांकित संख्या है ये, एक के बाद दो आएगा, तो हमें इसको चर के रूप में लिखना है। जैसे माना कि दो क्रमांकित संख्याएं x प्लस 1 है, तो इसको हम चर के रूप में लिख के इसको हल कर देंगे और वर्ग माने अधिकतम घात सब में 2 लगा देंगे और हम दोनों संख्याओं को निकाल लेंगे। अब विदित आधा कोई ऋणात्मक संख्या होगी तो उसको हम